Sisodia, sir. Thank you, sir. Thank you for taking out the time. We know, sir, you were busy somewhere else, but thank you for joining us. I was just... Yes, sir. So I was just explaining, sir, कि काफ़ी अच्छे सर डाउट्स निकल के आए हैं सर. और सबसे बड़ा डाउट से पहले सर ये एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है सर कि मैंने पहले भी बताया है कि जब मैं वहाँ बैठा था तो हम लोग जैसे कोई आता था हमारे यहाँ पे कि साहब ये सिविल सर्वेंट है तो हम लोग सुनने जाते थे जैसे आप सुनने आए. तो अभी कुछ थोड़े दिन की बात है, 3-4 साल की बात है कि आप यहाँ से बोल रहे होगे और लोग आपको सुन रहे होंगे. Amazing. Thank you, sir. And I think today's interaction with our Director Education, sir, has been extremely beneficial for all our students. And now I would like to ask our Honorable Deputy CM and Education Minister of Delhi, sir, that what was it that gave birth to this new idea of yours, this innovative and creative idea of starting this motivational speaker series, sir? Thank you and good afternoon to everybody. मजा आया? एकदम कमांडेंट बना दिया आपने इनको. Good. देखिए, सबसे पहले तो मैं उदित को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना शानदार इंटरेक्शन आपके साथ कर रहे थे. मैं अभी गाड़ी में पूरा लाइव देख रहा था और मैं ही नहीं, लगभग कितने 40-45 हज़ार लोग इसको इस वक्त लाइव देख रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. तो इस वक्त देश भर के, सिर्फ दिल्ली के नहीं, हालांकि जब हमने सोचा था तो दिल्ली के बच्चों के लिए सोचा था, पर लगता है देश भर के करीब 40-45 हज़ार एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी का सपना देख रहे बच्चे इसको देख रहे हैं. तो आपने जिस तरह से इंटरेक्शन इनके साथ किया अभी बच्चों के साथ, और मैं भी देख रहा था, मुझे भी लगता है यार मेरे को भी 9th क्लास में कोई ऐसा सुनने को मिल जाता ना तो मैं भी फालतू में नेता की जगह आईएएस बन गया होता. बट एनीवे, आपके जैसे नेता ना होते तो शायद ये शुरुआत भी नहीं होती. थैंक यू. बट फैंटास्टिक कन्वर्सेशन. मुझे यही उम्मीद थी जो अभी हुआ पिछले लगभग 1 घंटे से जो आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ, यही परिकल्पना थी, यही सपना था कि हमारे बच्चे किसी आईएएस किसी आईपीएस ऑफिसर के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करें और हर महीने करें. ये जो आप लोगों ने सवाल पूछे, ये कुछ सवाल हैं और बहुत सारे सवाल होंगे. देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं गांव में पढ़ता था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में. पता नहीं आप जानते हैं, पिलखुआ नाम सुना होगा आपने. पिलखुआ से और ऑफ रोड जाके 8-10 किलोमीटर मेरा गांव है, वहाँ पे एक स्कूल था. और वहाँ आईएएस शब्द पहुँचा नहीं था जब मैं स्कूल में पढ़ते थे. मतलब किसी से आप पूछो गांव में कि आईएएस क्या होता है, कोई बता नहीं पाता, शायद ही हमने नहीं सुना था अपने स्कूल एज में. कलेक्टर शब्द सुना था. वो गांव के बड़े लोग आशीर्वाद दे देते, भाई कलेक्टर बनो. मतलब किसी के जोर से पैर छू लो या कोई सेवा कर दो बड़े बुजुर्गों की तो आशीर्वाद मिलता था, भाई कलेक्टर बनो, तो बड़े हो कलेक्टर बनो. तो ये कलेक्टर शब्द खूब गांव पहुंचा हुआ था. लेकिन कलेक्टर क्या होता है, कैसे बना जाता है, ये सब कुछ नहीं पता था. बहरहाल गांव से निकले, रेडियो में आए, पत्रकारिता में आए और फिर नेता बन गए, मंत्री बन गए. अभी जब मैं शिक्षा मंत्री के रूप में स्कूलों में जा रहा हूं, अपने गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के स्कूल में, बच्चों के, टीचर्स के स्कूल में भी आके मैंने ये सुबह किया हो, जब स्कूल खुला करते थे, अभी तो नहीं, जब स्कूल खुलते थे तो मैं पूछता था, भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो? और मुझे बहुत सारे बच्चे आंसर करते थे, देश के लिए कुछ करना है. बहुत सारे बताते थे माता पिता के सपने पूरे करने हैं. हर स्कूल में 1000 बच्चों के साथ इंटरेक्शन में 8, 10, 15 बच्चे जरूर खड़े होकर कहते थे, सर मुझे ना यूपीएससी का एग्जाम देना है, मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है. मैं पूछता था काउंटर क्वेश्चन में कि भाई आपको पता है आईएएस क्या होता है, या यूपीएससी का एग्जाम किस लिए देते हैं, या आईएएस क्या करता है? लार्जली नहीं पता है. तो बस सुना हुआ है, एक बज़वर्ड है, जैसे कलेक्टर बज़वर्ड होता था ना हमारे एज में, स्कूल एज में. आजकल यूपीएससी एक बज़वर्ड है.
कलेक्ट आईएएस बनना, आईपीएस बनना एक बज़वर्ड है। थोड़ा थोड़ा जो आपके अपने इंटरेक्शन में बता रहे थे कि अब लोगों को ये पता चल गया आईएएस का मतलब है डीएम, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी की आप बात कर रही थी। तो वो थोड़ी चीज आगे बढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को आईएएस बनने के बारे में, कि कैसे बना जा सकता है, क्या करने की जरूरत है, अपनी पर्सनैलिटी से लेके अपनी पढ़ाई तक में क्या करने की जरूरत है, और आज से ही क्या करने की जरूरत है। जब आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं तभी से क्या करने की जरूरत है। जब आप इंजीनियर बन जाएं उसके बाद आईएएस की तैयारी करें, वो एक घटना है, बहुत सारे लोग करते रहेंगे। लेकिन हमारे 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले 6 लाख बच्चों में से जो ये सपना देखता है कि मुझे बड़ा होके थोड़ा आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है, हर उस बच्चे को ये क्लैरिटी रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए करना क्या है। अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थॉट्स में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी पढ़ाई में, अपने मार्क्स में, आपने मार्क्स की काफी बात की, स्कोर्स में, या इन डेप्थ में किसी भी सब्जेक्ट की क्या करना है, ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये एक पर्पस है। लेकिन मैं एक और पर्पस की भी बात करूंगा। आईएएस बनना भी कोई पर्पस नहीं है। आप सब अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य तय करें कि मुझे देश की एजुकेशन सुधारनी है, मुझे देश के गांव सुधारने हैं, मुझे देश की बिजली सुधारनी है, सपोज मुझे देश में स्टील का प्रोडक्शन सुधारना है, कुछ भी आप नॉलेज गेन करें। गूगल है आज की तारीख में, आपके पास सुविधाएं हैं। आप खूब सोचें कि मुझे देयर आर लॉट ऑफ गैप्स, और मुझे कौन सा गैप भरना है अपनी एक्सपर्टीज से, उसका एक ड्रीम पालें। मुझे देश से कूड़ा खत्म करना है, कुछ भी हो सकता है। मुझे देश में ये जो वायलेंस है ये मिटानी है, मुझे देश में नफरत मिटानी है, कुछ भी, मुझे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना। अपने लिए एक ड्रीम पालें, 1, 2, 3 जो भी है। आईएएस बनने का ड्रीम रखें, अच्छी बात है, और मैं इसीलिए आज इस सीरीज की शुरुआत में आया हूं आपके बीच में। लेकिन उससे बड़ा सपना यह है, आईएएस बनने से, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने से बड़ा सपना यह है कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, क्या करोगे आईएएस बन के, क्या करोगे आईपीएस बन के, पहले वो क्लैरिटी आ जाए। अगर वो क्लैरिटी आ गई तो फिर उसके रास्ते की जितनी बाधाएं अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, वो बाधाएं नहीं दिखती हैं। जैसे अभी आपको पता चले कि आपकी सिस्टर की शादी है, फॉर एग्जाम्पल, और तय हो कि भाई अब जयपुर जाना है? तो जयपुर जाना है, सिस्टर की शादी है, कोविड का पीरियड चल रहा है, फाइनेंशियल स्थिति है कि नहीं है, एग्जाम पढ़ाई अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, इन सब के बीच भी क्योंकि आपका टारगेट तय हो गया, मेरे को तो जाना है दीदी की शादी में, फिर आप रास्ते निकालते हो, फिर आप पढ़ाई एडजस्ट करते हो, बोले नहीं 4 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेता हूं, 2 दिन का गैप मार दूंगा। करते हो कि नहीं करते? फिर आप तय करते हो नहीं थोड़ा सा ऐसा करते हैं, सेविंग कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली अगर फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, मम्मी पापा के साथ बैठ के डिस्कस करते हो, ऐसा करते हैं, इधर वाले एंड पे पैसा नहीं खर्च करते हैं, इधर वाले पे कर लेते हैं, चलेंगे, लेकिन समय निकालेंगे, चलेंगे, पैसे बचाएंगे, चलेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे किसी और फ्रंट पे, लेकिन चलेंगे, तय कर लेते हो। तो टारगेट पहले तय हो गया। मेरा रिक्वेस्ट उन सब लोगों को जो आज यहां बैठे और उन सब लोगों को जो सुन रहे हैं और इस उम्मीद में सुन रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से, इस सीरीज से आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आज से 4-5 साल बाद आपको आईएएस आईपीएस बनने में मदद करेंगे। ये है रिक्वेस्ट मेरा कि आईएएस बनने के सपने से ऊपर का एक कदम और सपना देख लीजिए। अगर आपने वो सपना नहीं देखा तो ये आईएएस की तैयारी आपको थकाएगी, आईएएस में फेल होना आपको निराश करेगा। आईएएस के टारगेट्स अभी तो जैसे जैसे और कंपटीशन आगे बढ़ेगा, 4-5 साल में और आगे बढ़ जाएगा। 15 साल पहले आपने किया, उसमें कितना बदल गया, तो 5 साल बाद का कंपटीशन आपको डराएगा। लेकिन अगर आपने अपना टारगेट की सुई टिका दी कहीं जाके कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूं कि मुझे दिल्ली का कूड़ा साफ करना है, आईएएस बनूंगा, कमिश्नर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, साफ करूंगा। मैं इसलिए बनना चाहता हूं, मुझे सरकारी स्कूल ठीक करना है, मैं आईएएस बनूंगा, डीएम बनूंगा, थोड़े दिन एसडीएम वगैरह होते होते यहाँ डायरेक्टर के पद तक पहुंचना है, मुझे डायरेक्टर एजुकेशन बनना है, जो आज उदित कर रहे हैं, या मुझे आईपीएस बनना है, मुझे क्राइम खत्म करना है, मुझे ड्रग्स का खत्म करना है, मुझे गुंडाई खत्म करनी है, मुझे लड़कियों की सुरक्षा करनी है, जो आप सोचते हैं। आज आप 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे नहीं हैं,
कम से कम 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं तक बच्चे के अंदर एक ड्रीम मैं चाहता हूं कि आ जाए, 1 2 3, कि मुझे बड़े होके देश में ये करना है। ये आप सेट करिए, मुझे बड़े होके देश की इस कमी, इस डेफिशिएंसी या इस सेक्टर में जाके खड़े होके कंट्रीब्यूट करना है। वो एक बार आपने तय कर लिया, फिर आपको मजा आएगा। फिर आपके लिए आईएएस बनना एक व्हीकल है, फिर लाल बत्ती नहीं है आपका टारगेट। लाल बत्ती खत्म हो गई, अभी बात आप लोग कर रहे थे, लाल बत्ती खत्म हो गई, अब लाल बत्ती अट्रैक्शन नहीं रही आईएएस बनने का। और इतना प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। एक बहुत पहले ये हो गया होगा कि कलेक्टर या आईएएस इसलिए भी पॉपुलर हुए होंगे, आईपीएस की पैसा सैलरी भी अच्छी मिलती है, लेकिन आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मुझे लगता है आपके जो इंजीनियरिंग के बैचमेट्स थे उनमें आपसे इनसे 5 गुना सैलरी भी मिल रही है जो लोग आईएएस नहीं बने हैं, जो लोग सरकारी सेवाओं में नहीं हैं। तो पैसा भी आज आईएएस बनने का अट्रैक्शन नहीं है, लाल बत्ती भी अट्रैक्शन नहीं है। वो अट्रैक्शन क्या है जिसकी वजह से आप आईएएस बनना चाहते हैं? देश की सेवा ब्रॉडर टर्म है, उसमें भी आपको बहुत स्पेसिफिक होना, अपना टेस्ट डेवलप करिए। मैं अभी इंस्टेंट आंसर नहीं चाह रहा आपसे, लेकिन मैम ने मुझे कहा कि हमने ये सीरीज क्यों शुरू की, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिलें जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन क्यों बनना चाहते हैं, पहले वो भी 2 टारगेट तय कर लें। आईएएस बन के करेंगे और ये करेंगे और आईएएस बन के करेंगे। अब बाई चांस आईएएस नहीं बन पाए तो पत्रकार बन जाना, कुछ और बन जाना। मतलब पत्रकारिता और आईएएस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ भी बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप पुलिस में जा सकते हो, आप एसएचओ बन सकते हो, आपके बहुत सारे ड्रीम। फिर आपको अचानक लगेगा, लेकिन बड़ा ड्रीम तय करिए, देश में कंट्रीब्यूशन क्या देना है, उसका जरिया आईएएस आईपीएस बनना है, उसका जरिया नेता बनना है, उसका जरिया बिजनेसमैन बनना है, उसका जरिया पुलिस वाला, टीचर, पत्रकार, वकील बनना है, जज बनना है। तो आप ये तय करें। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे अभी एक टीचर मैम थी ना, शायद उन्होंने अपने बेटे की कहानी सुनाई थी, हाँ मैं सुन रहा था उसको, यस, अपने आईपीएस बेटे की कहानी सुनाई जो बहुत संघर्षशील परिस्थितियों से निकल के अधिकारी बने हैं और अब दिल्ली में क्राइम और इन सब पे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो वैसे ही आप लोग भी उसको समझें, सीखें, बड़े ड्रीम के साथ शुरू करें, लेकिन इस पायदान को कैसे आगे जंप करेंगे, इस टारगेट को कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए हम लोग आप तक बहुत यंग आईएएस ऑफिसर्स से कोशिश रहेगी कि जो 2-4-6 साल पहले आप ही की तरह से कुछ स्कूल से निकले हैं 12th करके, उनसे आपका इंटरेक्शन कराएं, कोशिश रहेगी। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि ये देख रहे हैं बहुत लोग, इनवाइट करूंगा उन तमाम आईएएस आईपीएस अफसरों को जो गवर्नमेंट स्कूल से खास तौर से विषम परिस्थितियों में निकल के गए हैं और आपकी अपनी जर्नी इंस्पायर करने वाली है, वो आगे आए और हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें। बट वंडरफुल, 1-2 चीजें मेरे मन में भी आ रही थी जब मैं सुन रहा था आपसे इंटरेक्शन। कहने ही वाले थे कि सर अब आप भी सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टर एजुकेशन सर से। नहीं, मैं अपने बच्चों के बिहाफ पे पूछना चाहूंगा। जी सर, प्लीज पूछिए। सो वुड यू बिकॉज़ आई हाँ बैठ जाइए, बैठे। मेरे मन में तब आप बात कर रहे थे एक सवाल आ रहा था कि अभी देखिए ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये इंजीनियरिंग की क्लास में नहीं है, ये ग्रेजुएशन की नहीं है, ये पोस्ट मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन, वो कौन सी जगह है दिल्ली में जहाँ यूपीएससी की तैयारी कराते हैं? मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर। ये मुखर्जी नगर के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं और ये इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी नहीं है, ये 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हुए मैं जानना चाहूंगा कि आप जब इंजीनियर बन गए, उसके बाद आईएएस की तैयारी कर रहे थे, अब हैं भी 15 साल से, तो और आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, हम लोग बात कर रहे थे कि एक एक डेट आपको बहुत सलीके से याद है, नहीं? बिल्कुल। एक एक किस तारीख को इंटरव्यू हुआ, किस तारीख को कैसे हुआ, कौन सी लिस्ट में नाम था, सब कुछ आप, मेमोरी बहुत शार्प है इनकी। तो कुछ चीजें याद करके बताओ कि आपको तैयारी करते वक्त या उसके बाद कभी ये ख्याल आया हो कि यार ये चीज ना 9th 10th 11th 12th में समझ में आ गई होती ना, तो थोड़ी सी कम मेहनत में काम चल जाता है ना? कि अभी आप वहां खड़े हो कि जहां अगर आपको समझ में आ जाए तो, क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग या पोस्ट इंजीनियरिंग पीरियड में जो मेहनत की, तो पढ़ाई में और अप्रोच में लाइफ के, अपने रहन सहन में, अपने खान पान में, फिटनेस में, मेंटल फिटनेस में, या सब्जेक्ट की पढ़ाई में, अगर आपको ये लगा हो किसी समय कि यार अगर ये टिप ना पहले हाथ आ जाती 9th 10th में, तो वो वाली टिप आपने अभी तक शेयर नहीं की है इनसे।
सर आपके लिए बचा के रखा था ना, आपने भी तो कुछ पूछना था। चलिए, is this right question for you? Yes, absolutely. Who want to know this? Wow, good. हाँ सर, वैसे तो सर जब तैयारी शुरू की तो ऐसा बहुत सारे ऐसे चीज़ें लगी कि काश 9, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन में इस पे थोड़ा काम किया होता, तो जो ये मेहनत है या जो ये स्क्रैच से शुरू करने वाली बात है वो नहीं रहता। हमें थोड़ा सा एक पहले से ही हम थोड़े से अहेड रहते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जनरली अपने लाइफ में एक, आज के दिन जैसे स्कूल बंद भी हैं, फिर भी सबसे जनरली अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी, अब जैसा सर ने बोला कि आप 6, 7, 8 की क्लास नहीं है, ये 9, 10th, 11th, 12th आप थिंकिंग स्टूडेंट है, आपकी खुद अपनी एक सोच है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे विराट कोहली जब नया नया आया तो आप सबने देखा होगा, पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, मैंने नोटिस किया था जब विराट कोहली नया नया आया था तो ही यूज्ड टू कम प्ले सम 2, 3, 4, 10 ऑड रन्स एंड देन गो आउट। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे वो आया फिर थोड़े दिन बाद उसको ड्रॉप करने लगे। तो वो बंदा एक बार उसका लाइफ चेंज कैसे हुआ, तो उसने अपने बताया था एक इंटरव्यू में कि एक बार मैं अपने मिरर के सामने खड़ा हुआ और सोचा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या मैं ये लाइफ जो जी रहा हूँ उसमें कंटिन्यू करना चाहता हूँ, या मैं एक्चुअल में एक ऐसा प्लेयर बनना चाहता हूँ जो इंडिस्पेंसिबल हो जाए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा। आप 9, 10th, 11th, 12th में, सबसे पहली बात तो आप ये सोचे कि कुछ भी आप बने हैं, आप IAS, IPS, जर्नलिस्ट या कोई भी आप अपने आप के मन में लक्ष्य हो या बनना चाहते हो, आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज होनी चाहिए डिसिप्लिन होनी चाहिए। सुबह एक टाइम पे उठना, मैं ये नहीं बोलता कि आप 4 बजे उठो या 6 बजे उठो, लेकिन एक टाइम पे उठना और सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे खेलना बहुत जरूरी है, सही टाइम पे खेलना। एक डिसिप्लिन होनी चाहिए लाइफ में। ये एक छोटी सी बात है, लगता है कि इनडिसिप्लिन लाइफ से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर ये छोटी छोटी बातें ही बहुत आगे तक जाती हैं। जैसे माइकल फेल्प्स जो फेमस स्विमिंग वो है, उससे पूछा गया कि आप क्या करते हो जो दूसरा नहीं करता, वो बोला मैं सातों दिन हर दिन, संडे सैटरडे हर दिन 6 घंटा प्रैक्टिस करता हूं जो मेरा दूसरा वाला नहीं करता है। ये काम मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूं, वो छुट्टी मार लेता है संडे को, मैं नहीं मारता। तो हर वीक में मैं उससे 20 घंटा आगे जाता हूं, हर साल में मैं इतना घंटे आगे जाता हूं और 25 साल में मैं उससे इतना आगे आ चुका हूं। तो ये छोटी सी बात डिसिप्लिन जो लाइफ में है, ये बहुत आगे तक जाती है। लगती छोटी है, बहुत आगे तक जाती है। सेकेंडली, अगर आपको यूपीएससी, आप एस्पिरेंट हैं तभी आप यहाँ पर हैं, तो छोटी सी जो शुरू करना है, जैसा सर ने भी बहुत अच्छी एक पॉइंट बोली कि क्या करना चाहिए आज के बच्चे को। अभी आप यूपीएससी के सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला कि अभी ये सोचना है कि अभी हमें 9, 10th की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझना है, उनमें अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उनको अच्छे से जानकारी लेनी है। थोड़ा सा आप जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं। अच्छे से एक पेपर लीजिए, जैसे हम लोग जब यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो हिंदू पढ़ते हैं। अब ये हिंदू जो है वो एक फेमस न्यूज़पेपर है जो सभी के पास आप पाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। आप कोई भी एक अच्छा सा पेपर, न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, आपकी सुविधा के अनुसार, और उसमें ये जरूर पढ़ें कि क्या हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ें आज के दिन डिबेट हो रही हैं, जैसे आज के दिन क्या डिबेट हो रहा है, फार्मर्स बिल डिबेट हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल निटी-ग्रिटी में जाना है, आपको जानना है कि क्या क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, पर एक आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आप एक, मैंने पहले ही बोला, आप एक थिंकिंग स्टूडेंट हो, आप थिंकिंग सोसाइटी से आते हो, जिससे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ये एक हैबिट, जैसे एक मैंने बताया डिसिप्लिन लाइफ की एक हैबिट होनी चाहिए कि आधा घंटा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। और हमें ज़्यादा ये इंटरटेनमेंट नहीं, मैं इंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, इंटरटेनमेंट जरूर पढ़ें, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आजकल हमारे समसामयिक जो हमारे आसपास हो रहा है उसमें हम आधा घंटा जरूर दें। हम ये जानें कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, उसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो समाज को उद्वेलित कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे फार्मर्स बैठे हुए हैं, या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, या कोई पार्लियामेंट में कोई बिल आ रहा है, दिल्ली विधानसभा में कोई चीज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, क्या उसका लक्ष्य क्या है। ये थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप आज से शुरू करेंगे, तो जब आप एक्चुअल में तैयारी शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने जो कंपिटिटर्स हैं उससे बहुत आगे हैं। आप पहले से एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, आप पहले से, आपको अपने पूरे सोसाइटी की अवेयरनेस है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत आगे तक आपको मदद करेगी सर। थैंक यू सर।
काम की है टिप? किस किस को लगा काम की टिप है? तो मैं ये मानूं जिस जिसने हाथ उठाए हैं समय पे नहीं उठते हैं और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। देखो इनकी टिप उसके काम की होगी जो वो नहीं कर रहा होगा। जो कर रहे हैं तो वो कहेगा मुझे तो पहले से ही पता था सर, कुछ नया बताओ। तो जिस जिसको ये टिप नहीं लगी, चोरी पकड़ी गई। चलो अच्छा, ईमानदारी से बताओ कौन कौन लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोजाना? वेरी फ्यू। सो वाकई काम की बात है। और जो उदित जी ने बताया कि अगर आप अभी से ये हैबिट में डाल लोगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अचानक आपके अंदर से कोई हार्मोन चेंज होगा या कुछ मतलब कुछ वो होगा गुली गुली बादशाह और आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपने अभी से हैबिट डाल ली तो आपको बहुत सारी चीजें फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी में रहेंगी वो चीजें, आपकी स्टोर में रहेंगी, मेमोरीज में। दूसरा, समय से उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन समय से उठता है? देख लो सर ये सब- बिल्कुल गलत है। सब- 7:30 बजे ऑनलाइन क्लासेस सबकी मम्मियों से पूछना पड़ेगा। और सबकी अब हाँ आजकल तो सबकी टीचर्स को पता है। 7:30 बजे की क्लास में ऑनलाइन अटेंडेंस इतनी कम होती है तो ये बच्चे नहीं उठते आजकल। अच्छा, कौन कौन सुबह उठ के अटेंडेंस लगा के फिर सो जाता है? हाँ ये भी है। 2 बच्चे ऑनेस्टली बता रहे हैं। गुड। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हो? आप कुछ कहना अटेंडेंस लगा के सो जाती हो? हाँ। देखा, तीसरी चीज ये है जो उदित जी ने जिक्र नहीं किया लेकिन उनकी बातों में आया, यू हैव टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो। ऑनेस्ट होना अपने आप में एक बहुत प्रैक्टिस है। हमारी खूब मेहनत कराई जाती है, हम कैसे गलत सलत बोलते रहे, हाँ ठीक है कह दो चलेगा, ये सब है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो वो सब भी करें, लेकिन अगर सक्सेसफुल आईएएस बनना चाहते हैं तो ऑनेस्ट भी रहें। ऑनेस्ट होने का अभी से अभ्यास करें। मेरे पास में बहुत सारे पिछले 6 साल से, जब से मैं सरकार में हूँ, अदरवाइज भी मिलते हैं लोग, बट 6 साल से जब भी यंग ऑफिसर्स आते हैं, नौकरी में सर्विस में आते हैं तो मिलने आते हैं। और मैं उनको अक्सर यही बात कहता हूँ कि जब आईएएस बनते हैं ना तो किसी डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं, किसी ऑफिस के हेड बनते हैं, एसडीएम ऑफिस हो या डायरेक्टर एजुकेशन का ऑफिस हो या चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस हो, कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस हो, किसी ऑफिस को हेड करते हैं लोग। तो वहां पे इनके पास एक पट्टी लगती है, नेम प्लेट होती है, बहुत एक प्लेट होती है जिसपे नाम लिखे होते हैं कि इस ऑफिस में फला तारीख से फला तारीख तक 1980 में ये आईएएस था, इसको हेड कर रहा था इस ऑफिस को, 82 से 85 तक ये, 85 से 90, जो भी टाइमलाइन उसकी होती है, पिछले 2 महीने से ये हैं, 4 साल ये थे, उससे पहले 5 साल ये थे, उससे पहले 2 साल 1 साल 2 साल ये लोग थे, नाम लिखे होते हैं। तो 30 40 50, क्योंकि अब तो देश मतलब 70 साल पुराना हो गया, तो 30 40 50 नाम बहुत जगह लिखे होते हैं। तो उन 30 40 50 नामों में से अगर आप उस इलाके के लोगों से पूछो कि साहब आपको कलेक्टर याद है कौन था यहां पे, तो वो कहेंगे हाँ एक ना फलाने ईयर में फलाना कलेक्टर आया था जिसने ऐसा कर दिया था। डायरेक्टर एजुकेशन, अभी आप अपने टीचर्स से पूछें, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, बहुत सारे टीचर्स यहां बैठे हुए हैं, आप टीचर्स से पूछें कि आपको अपने डायरेक्टर एजुकेशन के जितने ऑफिसर्स हुए हैं आपके टेन्योर में, 15 20 साल 25 साल की नौकरी में, किसका काम सबसे अच्छा लगा, कौन था, किसके जामने में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई या अच्छे काम हुए, तुरंत बताएंगे। और ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली से एक ही आवाज आएगी या कोई 2 नाम आएंगे कि जी फलां साल में फलाने साहब या फलानी मैडम जो थी ना, उन्होंने इतने रिफॉर्म किए थे जब हम आए थे। तो आईएएस बनने का एक टारगेट है कि उस 50 ऑफिसर्स की लिस्ट में शामिल होना, लेकिन दूसरा टारगेट जिसका मैंने पहले जिक्र किया था वो ये है कि उस लिस्ट में से आउटस्टैंडिंग लोगों की मेमोरीज में, लोगों के दिल में बसना कि ये एक सर आए थे जिन्होंने ये किया था। सो बी ऑलवेज दैट। उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, अपने काम के लिए, मेहनत के लिए, न्यूज़पेपर, अभी से तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कमिट योरसेल्फ कि मैं आज से रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, एंड बी ऑनेस्ट टू दैट ओनली। कमिट योरसेल्फ कि मैं रोज सुबह इतने बजे उठूंगी, उसके बी ऑनेस्ट टू दैट योरसेल्फ, राइट। अब लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपकी तरफ से, बहुत बोल्ड ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक आपको लग रहा है कि मैंने, मैडम ने या किसी बच्चे ने नहीं पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। शर्त ये है, मैं क्वेश्चन खारिज कर दूंगा अगर वो उसमें उतना नयापन नहीं हुआ, उतनी शार्पनेस नहीं हुई। सोच के बोलना, रटे रटाए वाले मत बोलना जो मैडम ने पकड़ाए थे। हाँ जी, यस।
मेरा नाम निशा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ, श्रीनिवासपुरी। सर, जब मैंने 10th पास किया तो ये तो गोल था मेरा कि आईएएस बनना है। बट सर, एक क्वेश्चन था ना जो मुझे हमेशा कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। मैंने सबसे सलाह मांगने की भी कोशिश करी, बट मुझे ना वो एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाया कि जैसे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स वाले वो हिंदी में है। तो जब अब हिंदी में जो सब्जेक्ट है, तो वो जब मैं यूपीएससी में जाऊंगी और मैं अगर वो हिंदी में पढ़ूंगी वो सब्जेक्ट्स, तो वो क्या कहीं मुझे अफेक्ट करेंगे मेरी स्टडीज़ को, और क्या परेशानियाँ होंगी उसमें? नहीं, देखिए, अब ये पहले भी ये बात हुई थी है कि सब्जेक्ट या कोई स्ट्रीम आपको हिंडर करती है क्या किसी तरह से यूपीएससी में। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल दिमाग से ही बात निकाल देनी है कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज, कोई स्ट्रीम आपको हिंडर करेगी। अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है, हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। ये सब जो दिमाग में बातें हैं ना, ये हमें डाउट क्रिएट करती है, दिमाग से निकाल दीजिए आप। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी स्ट्रीम, हिंदी अगर आप लेंगे और अगर आप कोई विषय, आपको बस इतना इंश्योर करना है कि जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उसकी अच्छी किताबें हिंदी के लैंग्वेज में उपलब्ध हो। इतना ही बस आपको इंश्योर करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने इंग्लिश ली हुई है, मैं फिजिक्स से हूँ, मैंने इंग्लिश ली हुई है, तो मेरे पास इंग्लिश की जो किताब फिजिक्स के लिए उपलब्ध है वही किताब आपके पास हिंदी के लिए उपलब्ध हो। अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर ये समानता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सब्जेक्ट में। और सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। किसी और को Okay, chance दे let देना it था? be हाँ, for next time. कोई और बच्चा Yes, पूछो। that girl who was, yes, stand up. सर, मेरा नाम दीपक कुमार झा है। इसने JBSS बाजी मार ली भाई कंपटीशन में। चलो उसके बाद आपके पास आते हैं। JBSS गरी झरिया मरिया से मैं हूँ, 10वीं क्लास का छात्र। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीएससी के को क्लियर करने के लिए हमें कोचिंग की आवश्यकता होती है कि नहीं? देखिए, कोचिंग की आवश्यकता जो है वो पहली बात तो कि अभी आज के दिन हमें डिसाइड नहीं करना है, लेकिन कोचिंग जो है उसके फ़ायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। मैंने अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने जीएस के लिए कोचिंग की थी, मैंने सब्जेक्ट के लिए कोचिंग नहीं की थी। कोचिंग में आज के दिन में अगर आप कोचिंग करेंगे तो कोचिंग से एक जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको मोटा मोटी उस सब्जेक्ट का सिलेबस बता देते हैं। मान लीजिए जैसे आप जीएस करने वाले हैं तो जीएस आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनने वाले हैं यूपीएससी में जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, अपने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा, तो कोचिंग थोड़ी हेल्प करती है क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में एक फेमिलाइजेशन दे देती है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज किया है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, जो आपको पहले से ही 9वीं 10वीं से ही आपको पसंद है, आपका उसमें शुरू से ही एक लाइकिंग रही है, तब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है। और आज के दिन में तो ये एक बस मैं फैक्ट बता दूं कि यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये ध्यान में रखती है कि कौन कौन सी कोचिंग अच्छी चल रही हैं और कहीं कोई हमारा बच्चा उस कोचिंग के आंसर्स को तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है पेपर में। अगर आपने किसी पर्टिकुलर जो फेमस कोचिंग्स है 3-4, अगर वही क्वेश्चन आंसर कर दिया, वही आंसर कर दिया यूपीएससी में, तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। गुड। सो बेसिकली देखो, कोचिंग का रोल है, आपने अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों के यहाँ किसी बच्चे को ग्रो होते हुए देखा? छोटे बच्चे को जब वो बहुत घुटने चलता है और उससे लेके चलने की स्टेज में आ जाता है, तो उस वक्त उसको उंगली पकड़ के थोड़ा सा चलाते हैं। तो कोचिंग का रोल केवल उतना है कि आप उंगली पकड़ के चलना सिखा सकें। लेकिन अगर हम ये सोचें कि उंगली पकड़ के चलने की जो प्रक्रिया है, वो जो सहारा है, वो जिंदगी पार करा देगा, वैसे हो सकता है क्या? अगर कोई उंगली पकड़ के चलने पे ही जिंदगी लेके बैठ जाए, भाई मैं तो अब उंगली पकड़ के चलता था, मैं जिंदगी में चल नहीं पाया तो मेरी गलती क्या है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग आपको फ्लॉप कर देगी अगर आपकी मेंटेलिटी वो हुई। और कोचिंग का रोल पूरी लाइफ में, इंसान की 70, 80, 90 साल की जिंदगी में चलता है आदमी, उसमें कोचिंग, उसको चलने की कोचिंग कब मिलती है? इनिशियल ईयर्स में, बहुत थोड़े से समय के लिए, बट उससे वो चलना सीख जाता है। फिर दौड़ना, रेस करना, कितना हार्ट बीट होनी है, रेसर बनना कितने से, वो तो सब उसके अपने जलवे हैं। तो कोचिंग को जो उस मात्रा में लेगा उसको मदद करेगी, और जो उस मात्रा में नहीं लेगा उसके ऊपर कोचिंग बोझ होगी। कोचिंग बोझ भी हो सकती है। द गर्ल, and after that one more question, and then I have some questions for you also then. Yes. सर, मेरा नाम पारुल है। मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मदरपुर खादर की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 9th बी की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा इन सर से क्वेश्चन है, सर, हाउ डू यू फील आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर?
What changes have occurred in your life after becoming an IAS officer? हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं कि ये जॉब जो है वो क्या देती है। थोड़ा सा मैंने पहले जिक्र किया था। ये जो जॉब है मैंने पहले भी बताया कि आई थिंक माई पर्सनल व्यू इज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। उसका रीज़न ये है कि आपके सामने एक कैनवस है, एक ब्लैंक कैनवस है, और आप चाहो तो जो भी चाहो पेंट कर सको। जितनी वैरायटी, जितनी डाइवर्सिटी आपको डिफरेंट फील्ड्स की इस जॉब में मिलती है, मुझे लगता है कि कहीं नहीं मिलती है। अब चेंज क्या हुआ पर्सनल लेवल में, जैसा कि मैं पूछ रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो आपको लगता है कि उससे पहले आपकी लाइफ जीरो थी, अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया और मैंने अपने फादर को बताया, तो उस दिन के बाद फादर ने, मेरी माँ ने बाद में मुझे बताया, उस दिन के बाद 3 दिन तक मेरे फादर ने फ़ोन नीचे नहीं रखा, टॉयलेट भी फ़ोन लेके जाते थे। तो जो खुशी हम लोग अपने पेरेंट्स को देते हैं, सबसे पहली बात वही आपको इतना खुश कर देगी कि आपको लगेगा कि आपने अपने सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा काम किया। फिर ये रियलाइजेशन धीरे धीरे होता है कि एक्चुअली में ये आपने एक अपने को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट दिया है कि किस तरह से आप इस देश की सेवा कर सकते हैं। जिस तरह की सेवा, मैं ये नहीं बोलता कि और भी बहुत तरीके हैं देश सेवा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए, लेकिन जिस तरह की एक गिफ्ट आपने अपने आप को दी है, आपको भगवान ने एक वो दिया है कि आप इस चुने गए हैं कि साहब आप इस देश की सेवा जिस तरीके से इस नौकरी में रह के कर सकते हो, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो जो गिफ्ट है वो धीरे धीरे रियलाइज होता है। पूरे नौकरी में आपको रियलाइज होगा कि चूंकि आप इस नौकरी में था, आप ये कर पाए। एक छोटा सा, जैसे सर बता रहे थे, एक छोटा सा आप स्कूल खोल लो। जैसे इससे पहले मैं अंडमान की पोस्टिंग में था, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो कि एक बहुत दूर दराज इलाके में रहती थी, और वहाँ से उनको 6 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल आना पड़ता था। चूंकि वो लड़कियाँ थीं, रात का समय हो जाता था, तो उनके पेरेंट्स क्या करते थे कि उनको स्कूल जाना ही बंद करवा दिया कि साहब अब हम चूंकि जा नहीं सकते, 6 किलोमीटर बच्ची जाएगी, बच्ची आएगी, 1 घंटा लगेगा, तो बंद करा दिया। हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि एक जो स्कूल के बगल में एक रेंटेड जगह पे एक हॉस्टल शुरू कर दिया। अपने 2-3 लोग लगा दिए, उनके कुक लगा दिए, एक बच्चियों के लिए, 6 बच्चियों के लिए हॉस्टल शुरू कर दिया। वो 6 बच्चियां आज के दिन में 12th पास करके चेन्नई में इंजीनियरिंग कर रही हैं। तो वो छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ा उसके उन बच्चियों के लिए लाइफ चेंजिंग था। तो ये चीजें जो हैं वो आपको धीरे धीरे रियलाइज होती हैं कि ये नौकरी आपको क्या क्या दे सकती है जो आप किसी और में नहीं कर पाते। Great. Now I have 3 questions from you, and then we have to wind up because we have another meetings also, I know, and you have another sessions also. Please remember that. सारे सवाल आप आज ही पूछ के चले जाओगे, अगले में मजा नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिए। कुछ क्वेश्चंस को अपने अंदर नर्चर होने दीजिए। आज ये पहला है, मैं चाहूंगा कि आपके अंदर जो क्वेश्चंस अभी घुमड़ रहे हैं उनको बहुत ठहराव के साथ उनको शार्पन करिए, उनको सोचिए कि क्या ये वाकई मेरा सवाल है या नहीं है, उनको अपने अंदर पकाइए। और जब नेक्स्ट सेशन आएगा उसके लिए हम कोई एक ईमेल आईडी जारी कर सकते हैं अभी से डिपार्टमेंट में, और आप सब लोग जाके अपने क्वेश्चंस वहां लिखिए। नेक्स्ट स्पीकर जब अगले महीने आएंगे तो उनको हम पहले से वो आपके सारे क्वेश्चंस देंगे, ताकि वो अपनी स्पीच में, अपने बातचीत में उन क्वेश्चंस को भी आंसर करें, और साथ साथ जो आपके नए क्वेश्चंस होंगे। सो इन क्वेश्चंस को यहाँ नहीं रुकना है, सारे क्वेश्चंस आज आंसर भी नहीं होंगे। 4 साल आपको 9th वालों को, 10th 11th 12th को उस तरह से आगे बढ़ाने। आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आप सारे वो लोग हैं स्टूडेंट्स जिनको हमने पूछा था, गवर्नमेंट ने पूछा था कि भाई आप में से, पूरे अपने बच्चों से पूछा था कि आप में से कौन कौन लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। आप सब लोगों ने कांटेक्ट किया, हजारों बच्चों ने किया, उसमें से भी कुछ बच्चे आज यहाँ, क्योंकि कोविड की वजह से ज्यादा बच्चों का बुलाना मुश्किल था, आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। तो इस सेशन से पहले आपकी जो समझ थी इस पूरे यूपीएससी को लेके, आईएएस को लेके, या अपने लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके, और इस सेशन के बाद 3 बच्चे हाथ उठाएं जो बताएंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर ओन थॉट्स एंड चेंज हाउ यूजफुल दिस कन्वर्सेशन वाज फॉर यू। व्हाट चेंज यू गॉट इन योर लाइफ। आपने लाइफ का पूछा ना, व्हाट चेंज यू गॉट इन योर लाइफ फ्रॉम टुडे, राइट? ओके, सो दीज 2 and one at last, red shirt. Yes, red sweater. Morning, sir. My name is Sakshi Jaiswal. I am from SOE Madanpur Khadar.
सर बिफोर कमिंग दिस सेशन हमें ये नहीं पता था कि साइंस ले हमें लोगों ने ये एक जो मिस ह्यूमर था ये था कि जो आर्ट्स लेते हैं ना वो ही यूपीएससी कर सकते हैं और साइंस वालों को ऐसा लगता है कि साइंस ले लिया हमने गलती कर लिया अब यूपीएससी करके हमें तो या तो एमबीबीएस करना चाहिए था या बीटेक करना चाहिए था। तो फर्स्ट तो हमें ये थिंक पता चली, उसके बाद हमें ये पता चला कि ना सिर्फ हमें सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही हम तैयारी नहीं कर सकते, उससे पहले भी कर सकते हैं। हम जैसे मैं अभी 11th में हूँ तो अभी से भी मैं अपनी थोड़ी थोड़ी हैबिट बिल्डअप कर सकती हूँ जो मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग। गुड, प्राउड ऑफ यू, वेरी शार्प एंड क्विकली। बहुत छोटा आंसर। सर अगर हमने अपनी डेस्टिनेशन स्टार्टिंग से अब मैं 9th क्लास में हूँ और मैंने अभी से अपनी डेस्टिनेशन बना रखी है कि हाँ भाई मुझे यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनना है, तो स्टार्टिंग में अब मुझे एक राह मिल गई, पाथ मिल गया कि मुझे इस राह पर चलना है, मुझे अपनी हैबिट्स बनानी है। जो सर ने आज मेरे को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताई, थैंक यू सर फॉर दैट, कि न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टार्टिंग सुबह जल्दी उठो, तो उनको मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी लाइफ में लाऊं। और मैंने इनसे एक बात तो ज़रूर सीख ली है कि इस पूरी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल ना हो, वी कैन डू एनीथिंग। यस, मेरा नाम बुशरा नाज है और मैं कमला नेहरू सर्वोदय कन्या विद्यालय की स्टूडेंट हूँ। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं इस सेशन के जरिए मुझे ये पता चला कि मार्क्स और परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब मैंने 10th किया था तो मुझे लगा था, मेरे घर में सबने बोला था कि 10th बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा तुम करो ताकि आगे तुम्हें और अच्छी जॉब मिल सकेगी। लेकिन अब पता चला कि मार्क्स और सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करते, मैटर करती है आपकी मेहनत कि आप आगे क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे अपनी लाइफ में स्टेप बढ़ा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। सो ये बात हुई कि आपकी समझ क्या बनी आज से, लेकिन कोई डिसीजन किसी ने लिया कि अब तो बस समझ में आ गया और आज शाम से ये करने वाला हूं? कोई बताएगा? I don't want to repeat, right? Please bear with me. Yes, two of you and who else? Okay. सर Yes. Only three. Yes. मेरा नाम सना है, मैं वीर सरकार सर्वोदय कन्या विद्यालय Question समझ लिया ना? छात्रा हूँ। Question समझ लिया ना? Yes, sir. Any firm decision that you have taken today, after this session, during this session? और सर मैं 12th डी की छात्रा हूँ। So sweet. Go ahead. बताओ बच्चा। Yes. सर आज के सेशन से सर मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी से मुझे आगे क्या करना है और मुझे सर एक राह दिखी है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और इस राह में सर मेरे परसेंटेज, मेरे मार्क्स कुछ मायने नहीं रखते हैं सर उतना। सर अगर हम 10th क्लास में कम परसेंटेज लाते हैं तो सर हमें लगता है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, बट सर आज मुझे पता चला नहीं, आप और मेहनत करके और अच्छा कर सकते हो। सर हमें सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कि सर नहीं अब जिंदगी और सर मैं और अपनी अच्छी जिंदगी कर सकती हूँ अपने फादर और मदर के साथ। सर मैं अपनी जो फैमिली है उनकी जिंदगी भी और बेहतर बना सकती हूँ। ओके, ये भी समझ में आता है। कोई अपनी लाइफस्टाइल में आज रात से कल सुबह से क्या चेंज कोई करने वाला है बताएगा? वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा सोच लो, बिकॉज वरना वही रिपीट वैल्यू आ जाएगी उसकी। जो आपने बोला उसमें बस इतना ऐड कर रहा हूं, और मैं वो आपका कन्वर्सेशन सुन रहा था। देखिए, ये बात ठीक है कि आपके 10th या 12th में कितने मार्क्स आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आईएएस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। आप बन पाएंगे, लेकिन आप 9th, 10th, 11th, 12th में हैं। अगर आपका कमिटमेंट, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपने फोकस कर लिया अपने आप को, उसके बाद आप पढ़ेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। देयर इज नो वे कि आपके मार्क्स अच्छे। अगर आपने कमिटमेंट से पढ़ना शुरू कर दिया और आज 9th, 10th, 11th, 12th से पढ़ना शुरू कर दिया, अब ये मत सोच लीजिए ठीक है यार कौन से फिजिक्स की में 90 नंबर लाने से थोड़ी ना आईएएस बनना है, मेरे को तो आईएएस बनना है। अगर आपने ऐसे सोच के पढ़ाई करना शुरू कर दी, आप लिखवा लीजिए, आप ना फिजिक्स क्रैक कर पाएंगे ना आईएएस क्रैक कर पाएंगे। अभी तो सर यही पढ़ना है। अभी जहाँ पे आप हैं, अभी मैंने वही बात पहले भी बोला, हाँ अभी आज के दिन जो आप क्लास में हैं उसी को अपने को अच्छा करना है। Okay, last two quick decisions which has been taken in this house right now. Yes, quickly. सर One-liners, only one-liner. सर आज
आज मैं जाके इतना जरूर करूंगी कि जो चीज़ मुझे टफ लगती है उसको मैं चाहे पूरे दिन में कुछ ना करूं, लेकिन 15 मिनट कम से कम उसके लिए निकालूंगी। जो मुझे टफ लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है उसके लिए भी मैं अपने आप को सपोर्ट करूंगी और मोटिवेट करूंगी। नेक्स्ट, यस, आई एम कमिंग। आपसे और भी क्वेश्चन है मेरे पास अभी, ऐसा थोड़ी है। मैंने ये सोचा है कि आज से मैं 2 डिसीजन लूंगी। फर्स्ट इज कि कल सुबह से मुझे जल्दी उठना है, और सेकंड कि मुझे कल से न्यूज़पेपर डेली मंगवा के डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। वेरी गुड। ओके, आप लोगों को मैं जो हाथ उठा रहे हैं मैं उन्हीं से बात करूंगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, ठीक है? शाम को अगर आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आज क्या हुआ था इस सेशन में, क्या समझ में आया, क्या बताओगे? वन लाइनर। यस। शाम को अगर आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आज के सेशन में क्या हुआ था, क्या समझ में आया, कन्विंस होके क्या बता सकते हो? एक लाइन में बताओ। सर, मेरा नाम विकास द्विवेदी है, मैं GVSS गढ़ी ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता हूं, और मुझे आज ये समझ में आया कि मैं IAS के लिए मैं तैयारी कर सकता हूं और IAS में बन सकता हूं। उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। मैं अब क्या समझ में आया ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप शाम को जाके मम्मी को क्या बताने वाले हो, कहाँ गए थे, क्या करके आए हो, क्या समझ के आए हो, क्या ठान के आए हो? यस, पीछे। सर, मैं वीर सावरकर विद्यालय गया था, और कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। सर, मेरा नाम वन लाइनर है और मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय का छात्र हूँ। सर, मैं आज जाके अपनी मम्मी को ये बताऊंगा कि मुझे UPSC पाना नहीं है, UPSC में जाके कुछ करना है। और आपने से जैसे बताया कोई गोल सेट करना, तो मेरा गोल हमेशा से ये है कि भ्रष्टाचार खत्म करना। तो सर, पहले मैं UPSC मुझे पाना नहीं, UPSC पाने के बाद मुझे कुछ करना है सर। UPSC हासिल करने के बाद कुछ करना है। इधर से, यस, ये मैडम इनको दे दीजिए, इसको माइक दे दीजिए। हाँ, क्या बताओगे घर जाके? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी है, मैं कोटल्या गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय का 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। सर, मैं घर जाके ये बताऊंगा कि अब मम्मी मुझे खाली IAS ही नहीं बनना है, अब मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोचना है, इसलिए मुझे एक IAS बनना है। गुड, चलिए, ओके, दिस इज द लास्ट फ्रंट। वो शैलेंद्र जी मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं, 3:30 बजे की दूसरी मीटिंग है हमारी। So this is मेरा last. नाम विवेक तिवारी है। मैं घर जाके अपने पेरेंट्स को बताऊंगा कि मैं गया खाली आता, लेकिन लेके बहुत कुछ आया। क्या लेके आया? मम्मी ने पूछा दिखाओ हाथ में क्या है, तो क्या बताओगे? सर, वो तो अंदर है। अंदर है? अंदर है तो दिल खोल के नहीं बताओगे? अंदर क्या है वो बताओ ना बेटा। सर, मैं बताऊंगा कि बहुत सारे मिथ दूर हुए और जो राह में रोड़े थे वो भी हट गए। गुड, चलिए, ऑल द बेस्ट। ये सेशन चलता रहेगा आपका, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज तैयार करते रहिए। मैं चाहता हूं कि जितना आपके अंदर क्वेश्चंस पैदा होंगे उतना आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Honorable Deputy CM sir and Director Education sir, may I take this opportunity to express our gratitude and sincere thanks to both of you for taking out your precious time to guide and motivate our young UPSC aspirants today in spite of your busy schedule. Have a great evening all of you and thank you for being a wonderful audience. अभी हम बैठेंगे बेटा, अभी बैठ जाएंगे सब बच्चे जब तक सर स्कूल में हैं। नन्हे नन्हे हाथों में जब कलम पकड़ाई जाती है, जैसे स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद सीपी में समा जाती है, तब मेहनत और संघर्ष से कच्ची मिट्टी का बर्तन पकता है। भावी सिविल सर्वेंट्स की नींव स्कूल में डाली जाती है, देश के कर्णधारों की पौध विद्यालयों में लगाई जाती है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि आज के इस एक्साइटिंग सेशन के बाद, जैसे कि आप पहले कह रहे थे, आपके सब मिथ्स दूर हुए, आपको नई नई चीजों का पता चला और अब आप घर जाएंगे एक डिटर्मिनेशन के साथ कि आपको अच्छे स्टूडेंट बनना